हेलो एवरीवन। हम चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का। याद करो, मैंने एक दिन आपको ये करवाया था कि जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है वो फॉर कैश भी इशू हो सकते हैं, मतलब कंपनी लोगों को डिबेंचर दे बदले में कैश ले। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकते हैं कि मतलब कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है बदले में कैश नहीं ले रही, अदर देन कैश कुछ ले रही है। जैसे कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, बदले में कैश नहीं लिया पार्टी से, बदले में उनसे कोई एसेट ले ली, या किसी से कोई सर्विस ली, कोई काम करवाया और बदले में उनको डिवेंचर दे दिए, मतलब कैश के बदले नहीं, अदर देन कैश किसी चीज़ के बदले। और तीसरा एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो फॉर कैश और एज कोलेटरल सिक्योरिटी की वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये है टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें अगर सर्विसेज के बदले हम डिवेंचर दे रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल है कि ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, है ना, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, तो उनको अगर कंपनी उनकी सर्विसेज के बदले डिवेंचर देना चाहती है तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दोनों में से कोई एक नाम लिखेगी, डेबिटेड टू प्रमोटर। प्रमोटर्स को बना लिया क्रेडिटर, सपोज करो उनको 2 लाख के डिवेंचर्स देने हैं, ठीक है, 2000 10% डिबेंचर्स देने हैं, 100 रुपये का एक, तो 2 लाख के हो गए। और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, और जब उनको दे दिए तो प्रमोटर टू 10% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, जितने भी परसेंट डिबेंचर्स हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, तो प्रमोटर टू डिबेंचर, तो ये 2 एंट्रीज पास होंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर अंडर राइटर को दिए, अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब ना किया या डिबेंचर के लिए सब्सक्राइब ना किया तो वो ले लेंगे, ठीक है। तो उनको उनकी फ़ीस के बदले, फ़ीस की पेमेंट कैश में भी हो सकती है, पर कंपनी उन्हें फ़ीस के बदले उन्हें डिवेंचर दे दे, तो क्या एंट्री होगी, अंडर राइटिंग कमीशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से ये कमीशन डेबिट हुई जितनी हमने उनको देनी है, टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स को बनाया आपने क्रेडिटर। और फिर जब उनको पेमेंट की, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड, अगर तो पेमेंट कैश में की होती फिर तो टू कैश हो जाता, या चेक से की होती तो टू बैंक हो जाता, पर हम उनको पेमेंट कैश में चेक में नहीं कर रहे, हम उनको कैश के बदले अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो 2x% डिबेंचर्स, तो ये होगी सर्विसेज के बदले, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस है कि हम डिबेंचर्स दे रहे हैं किसी एसेट के बदले, ठीक है, कि जैसे सपोज करो कंपनी ने कोई एसेट खरीदी, सपोज करो कंपनी ने खरीदी मशीनरी, तो एंट्री होगी मशीनरी काउंट डेबिटेड टू, खरीदी किससे, XYZ कंपनी से, सपोज 10 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, तो मशीनरी काउंट डेबिटेड टू XYZ लिमिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, मशीनरी आई है, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, XYZ कंपनी, इससे खरीदी हमने। अब जब हम इनको पेमेंट करेंगे तो XYZ कंपनी काउंट डेबिटेड टू बैंक, अगर तो मैं उनको पेमेंट कर दूंगी चेक से पूरी, फिर तो मैं टू बैंक लिखूंगी, पर सपोज करो मैंने उनको जो पेमेंट की वो मैंने चेक में नहीं की, मैंने उनको कैश में पेमेंट करने की बजाय उनको डिबेंचर्स दे दिए, तो 2x% डिबेंचर्स। तो इस तरह ये तीसरा केस हो गया, पहला प्रमोटर को देना, दूसरा अंडरराइटर को देना, और तीसरा किसी एसेट के बदले देना। एक एसेट भी हो सकती है, ठीक है, मशीनरी काउंट डेबिटेड 2-3 एसेट्स भी हो सकती हैं, और अगर एक पूरा ही बिजनेस खरीद लिया तो एसेट्स कुछ डेबिट होंगी, कुछ लायबिलिटीज़ क्रेडिट होंगी, क्योंकि जब हम एक पूरा बिजनेस ही टेक ओवर करेंगे तो फिर एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज़ भी तो उस बिजनेस की हमारे पास ही आएंगी, ठीक। अब हम ये इलस्ट्रेशन करेंगे। बोस लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम भगत लिमिटेड, तो भगत लिमिटेड से इन्होंने 9,90,000 की एसेट्स खरीदी, तो एक लाइन पड़ी, पहले इसकी एंट्री कर ले। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कौन सा नाम बताया कि मशीनरी बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, नाम ही नहीं पड़ा तो यही वर्ड लिखोगे, टू भगत लिमिटेड, हमने भगत एंड कंपनी से खरीदा ना, टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेमेंट कैसे करनी है, डिवेंचर दे के करनी है, पेमेंट कैश में नहीं करनी। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, तो ज्यूम करो अगर डिबेंचर 100 का डिबेंचर है ना, एक फेस वैल्यू 100 है, 100 क्या है, 100 फेस वैल्यू है, तो अगर 100 का डिबेंचर 100 पर इशू किया या 110 पर इशू किया या 90 पर इशू किया, ये एंट्री तो कॉमन रहेगी तीनों केसेस के लिए, ठीक है। अब अगर वो 100 का डिबेंचर एट पार, पहला केस 100 पर इशू कर दिया, तो एसेट टू भगत एंड कंपनी और भगत एंड कंपनी टू 11% डिबेंचर्स, ठीक है।
और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं फर्स्ट केस में? हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन ओवर इशू प्राइस। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन मतलब जो चीज़ आपने परचेज की, कंसिडरेशन उसके बदले में तुमने कितने पैसे देने हैं, तो 9,90,000 देने हैं। और इशू प्राइस पहले केस में एट पार है, मतलब 100 रुपये का आप डिबेंचर इशू करने वाले हो, तो 2 जीरोस कट गई, तो 9900 डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो क्या हुआ, तो 9900 डिबेंचर्स, 100 रुपये का एक, तो कितना बना 9,90,000। ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी डिबेंचर्स को क्रेडिट करना है उसके आगे नंबर ऑफ डिबेंचर को हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, चाहे सम पार का हो, प्रीमियम का हो, डिस्काउंट का हो, डिबेंचर क्रेडिट हमेशा फेस वैल्यू से ही होने हैं। दूसरा, अगर कंपनी ने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए, अगर प्रीमियम पे इशू किए, पहली एंट्री तो सेम रहनी है, एसेट आई टू भगत एंड कंपनी। अब उसके बाद पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे सेकंड केस में? परचेज कंसिडरेशन तो 9,90,000 है ओवर इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होगा? 10% प्रीमियम। 10% किसका करना है? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। तो 100 का 10% 10 रुपये, तो यानी कि इशू कितने पर कर रही हूँ? 100 + 10, 10 रुपये का प्रीमियम भी है ना, तो 9,90,000 ओवर 110, यानी कि 9,000 डिबेंचर्स। ठीक है, अब भगत एंड कंपनी काउंट डेबिटेड, वो क्रेडिट मेरी 9,90,000 से हुई थी, तो डेबिट भी 9,90,000 से होगी, तभी काउंट बंद होगा। टू डिबेंचर्स, बार बार कहती हूँ डिबेंचर के आगे नंबर ऑफ डिबेंचर को फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो 211% डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू आ गई 9 लाख, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 9,000 × 10 90,000। ठीक है, तो ये प्रीमियम हो गया। तीसरा केस क्या है? एड डिस्काउंट। एड डिस्काउंट 10 रुपये का डिस्काउंट, तो 100 का 10% 10 रुपये, यानी कि अगर 100 की चीज़ कंपनी लोगों को 10% के डिस्काउंट पर दे रही है, मतलब कंपनी ये 100 का डिबेंचर लोगों को 90 रुपीज़ पे इशू कर रही है। अब हम इसमें थर्ड केस में निकालेंगे कि हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे। तो पेमेंट मैंने करनी है टोटल 9,90,000, उसको मैं डिवाइड करूँगी 90 से, तो ये आ गई 11,000 डिबेंचर्स। ठीक है, 9 1 9, 9 1 9, ये कट जाएगा 11,000 डिबेंचर्स। तो पहली एंट्री कॉमन रहेगी, मैंने सबके लिए इकट्ठी कर दी कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू भगत एंड कंपनी। पेपर में हो सकता है आपको तीनों केस भी आए, पेपर में ऐसे भी हो सकता है कि तीनों में से कोई एक केस आए, तो ये वाली एंट्री तो आपने कोई भी केस हो उसमें करनी ही करनी है, एसेट टू भगत एंड कंपनी। पार वाला केस आएगा तो ये एंट्री कर देना, प्रीमियम वाला है तो ये कर देना, डिस्काउंट वाला है तो ये कर देना। ठीक है, अब भगत एंड कंपनी काउंट डेबिटेड, क्रेडिट 9,90,000 से हुआ, डेबिट भी उतने से होगा। और एक मैंने ये चीज़ समझाई 9,90,000, 211% डिबेंचर्स के आगे 11,000 डिबेंचर्स है ना, मल्टीप्लाई 100, बार बार कह रही हूँ 2 डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। तो चाहे पहला केस देख लो, ठीक है, यहाँ पर मैं हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। हाँ, नंबर ऑफ डिबेंचर क्योंकि बार बार चेंज हो रहे हैं, तो 9,900 को 100 से किया तो 9,90,000, इसमें 2 डिबेंचर के आगे 9,000 को 100 से किया तो 9 लाख, इसमें 2 डिबेंचर के आगे 11,000 को 100 से किया तो 11 लाख। क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर चेंज हो रहे हैं इसलिए 2 डिबेंचर के आगे वाला अमाउंट चेंज हो रहा है, पर मल्टीप्लाई तो 100 रुपया फेस वैल्यू से ही हो रहा है ना 2 डिबेंचर के आगे। ठीक है, तो 211% डिबेंचर्स, ये कितना हो गया? 11 लाख। अब ये 9,90,000 और ये 11 लाख है, तो बाकी डिस्काउंट है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से डिस्काउंट डेबिट हुआ, 11,000 मल्टीप्लाई 10 रुपये का डिस्काउंट, तो 1,10,000। ऐसे ये वाली एंट्री बनी। और इससे पहले मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें आपको बता चुकी हूँ कि डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 बोरोइंग कॉस्ट उसी साल राइट ऑफ करते हैं। किस में से? अगर सम में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है तो उसमें से, नहीं है तो कैपिटल रिजर्व में से, दोनों ही नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। और इस सम में, ठीक, ना कैपिटल रिजर्व है ना प्रीमियम है। ये ना सोचो मैडम प्रीमियम है तो सही, वो बेटा 3 ऑप्शंस हैं कि अज्यूम करो कि अगर सम पार पे इशू हुए या प्रीमियम पे हुए या डिस्काउंट पे हुए, तो ये नहीं है कि तीनों चीज़ें हो रही हैं सम में, तो एक टाइम पर एक कंपनी में तो एक टाइम पर एक कोई चीज़ होगी ना, तो ये प्रीमियम एक्चुअली है नहीं, ये अलग सम है, ये अलग सम है, ये अलग सम है।
तो अगर डिस्काउंट पे इशू हुए तो सम में कहीं पर जिक्र तो नहीं है ना कि कंपनी में कोई कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई बैलेंस पड़ा है, तो नहीं पड़ा। इसका मतलब सारा का सारा जो डिस्काउंट है 1,10,000 का, वो किस में से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड, मतलब फाइनेंस कॉस्ट है ये, उसमें से टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 1,10,000 उसमें से बिंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। अब ये जो मैंने आपको अभी ये वाली एंट्री करवाई ना, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सपोज कंपनी ने मशीनरी खरीदी XYZ कंपनी से 10 लाख की, और उसकी पेमेंट कंपनी ने डिवेंचर की फॉर्म में की, तो टू डिवेंचर आएगा। कई बार सम में क्या होता है कि कई बार आपको सम में ये बताया होता है कि कंपनी ने मशीनरी खरीदी 10 लाख की और उसकी पेमेंट कैसे की, उसमें से 2 लाख की पेमेंट कंपनी ने चेक से कर दी, ठीक है। और सपोज करो उसमें से 1 लाख के लिए कंपनी ने बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, +1 में किया था ना बिल रिसीवेबल का चैप्टर, ठीक है, कि जो बंदा सेल करता है वो दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करता है ना, डेटर के ऊपर, और डेटर उस बिल को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं महीने 2 महीने 3 महीने में आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो हमने मशीन खरीदी है ना, तो जिससे हमने मशीन खरीदी, सपोज वो हमें कह रहा है 2 लाख की पेमेंट अभी करो चेक से, 1 लाख का वो कह रहा है मैं आपके ऊपर बिल रिसीवेबल ड्रॉ करूंगा, तो वो आप एक्सेप्ट करो कि आप 3 महीने के अंदर मेरी पेमेंट करोगे, वो भी हमारी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारे लिए तो बिल पेबल होगा ना। बाकी के लिए वो कह रहा है कि बाकी की आप मेरे को डिवेंचर्स दे दो, तो बाकी पेमेंट हमने किससे कर दी? 7 लाख की पेमेंट हमने डिवेंचर से कर दी। तो ये सब में अगर बताया होगा तो आपने ऐसे करना है, कुछ पेमेंट चेक से, कुछ बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, बाकी पेमेंट के लिए डिवेंचर इशू कर दो। तो अगर बाकी पेमेंट के लिए डिवेंचर 7 लाख बचे, 7 लाख के डिवेंचर इशू करने हैं, और अगर सम में ऐसा है कि एट पार है, कि एट प्रीमियम है, कि एट डिस्काउंट है, तो जो आपने परचेज कंसिडरेशन न्यूमरेटर में लेनी है वो फिर 7 लाख लेनी है। टू XYZ कंपनी 10 लाख नहीं लेनी, क्योंकि आपने 3 लाख की पेमेंट तो कर दी, तो जो डिवेंचर इशू करने हैं वो तो 7 लाख के लिए करने हैं ना। तो अगर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने होंगे तो न्यूमरेटर में 7 लाख आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और, चाहे लिखा हो पेमेंट चेक से हो रही है तो भी टू बैंक लिखना है, चाहे लिखा हो जो पेमेंट है बैंक ड्राफ्ट से हो रही है तो भी टू बैंक ही लिखना है, टू बैंक ड्राफ्ट नहीं लिखना। चाहे वो चेक पोस्ट डेटेड चेक हो, एंटीडेटेड चेक हो, ठीक है, बियरर चेक हो, आपने टाइप्स ऑफ चेक की थी ना +1 में, बियरर चेक है, ऑर्डर चेक है, कुछ भी लिखा है, चेक की टाइप कोई भी हो, आपने यहाँ टू बैंक ही लिखना है। चेक की टाइप कोई भी हो, उसका टू बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट तो आखिर बैंक से ही जानी है ना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 13, X लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ Y लिमिटेड। मतलब 7 लाख की एसेट्स खरीदी, 60,000 की, ठीक है, लाइबिलिटीज, इसका मतलब पूरा बिजनेस ही खरीद लिया होगा, तो 60,000 की लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली। इसका मतलब जो मैंने ये बिजनेस खरीदा इसमें मुझे नेट एसेट्स की कितने की मिली? 7 लाख की मुझे एसेट्स मिली, पूरा बिजनेस मेरा हो गया, तो वो 60,000 की लाइबिलिटीज भी मेरे सर ही आ गई, तो मेरे को तो 6,40,000 का ही एक्चुअली नेट एसेट्स मेरे को मिली, क्योंकि 7 लाख की एसेट्स में से 60 लाख तो लाइबिलिटीज़ की 60,000 तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने में चला जाएगा, तो मेरे हाथ तो नेट एसेट 640 की बनी। तो मैंने जो ये बिजनेस खरीदा जिसमें 7 लाख की एसेट्स और 60,000 की लाइबिलिटीज़ थी, यानी कि नेट वैल्यू इस बिजनेस की नेट वर्थ 6,40,000 थी, पर मैंने कितने का खरीदा? फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000, मतलब 6,40,000 बिजनेस की वैल्यू है, और परचेज कंसिडरेशन मतलब उस बिजनेस को परचेज करने के बदले में मैं पेमेंट कितनी कर रही हूँ? 6,60,000। तो मैं 20,000 की पेमेंट फालतू क्यों कर रही हूँ? तो मे बी इसका रीज़न होगा कि वो जो बिज़नेस होगा उसकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, तो गुडविल की वजह से मुझे वो बिज़नेस हर हाल में चाहिए, ठीक है, या मैं वो कोई कंपनी अपने में टेक ओवर कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, मैं 6,40,000 के लिए 6,60,000 भी देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल बहुत है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैं एक्स्ट्रा 20,000 पे कर रही हूँ वो मैं गुडविल के लिए पे कर रही हूँ। दोबारा समझो क्या करना है आपने। सब में आपको जो एसेट्स दी होंगी, आपने बिजनेस खरीदा, उस एसेट्स में से जो लाइबिलिटीज़ भी आपके सर आ गई, पूरा बिजनेस ही आपको मिल गया ना, उसमें से नेट वर्थ निकाल लेनी है। तो आपको तो अगर 7 लाख की एसेट और 60 की लाइबिलिटीज़ मिली आपके हाथ, तो 6,40,000 आया, इतने की एसेट्स आई, पर आप तो वो बिजनेस 6,60,000 का परचेज कर रहे हो, आप 20,000 फालतू किस चीज़ का दे रहे हो? आप 20,000 फालतू दे रहे हो कि बिजनेस की गुडविल का,
गुडविल उसकी बहुत होगी, वो 20 एक्स्ट्रा आप उस चीज़ का दे रहे हो, ठीक है। और एक्स लिमिटेड पे कर रही है ये परचेज कंसिडरेशन, और हमने ये पे कैसे करनी है, 6,60,000 बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, ठीक है। चलो इशू करने की तो एंट्री बाद में होगी, पहले बिजनेस खरीदने की एंट्री तो करें। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड कितनी, 7 लाख, ठीक, यहाँ पे करके दिखाऊं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड कितनी, 7 लाख, ठीक। 2 सन्ड्री लायबिलिटीज कितनी, 60,000, ठीक है। और किससे खरीदा मैंने, ऑफ वाई लिमिटेड, तो टू वाई लिमिटेड, इसको मैंने पे कितना करना है, 6,60,000। तो 7 लाख में से 60 माइनस किया, 6,40,000 है मेरे बिजनेस की नेट वर्थ, जो मैं खरीद रही हूँ किसी का बिजनेस। पेमेंट में उनको 6,60,000 ज़्यादा की कर रही हूँ, तो 20,000 एक्स्ट्रा मैं किस चीज़ का दे रही हूँ, गुडविल का। तो इन एसेट्स के साथ साथ मेरे पास गुडविल भी आ रही है, तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना, 20,000। अब देखो एंट्री मैच होगी ना, 7,20,000, 7,20,000, ऐसे ही आपकी पहली एंट्री बनी, ये वाली एंट्री हो गई। उसके बाद अब मैंने पेमेंट जो करनी है वाई लिमिटेड को 6,60,000 की करनी है, जितने से वाई लिमिटेड मेरा क्राइटर बना। तो इसको पेमेंट मैंने करनी है डिवेंचर्स में। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने मैंने आपको बताया है, जो परचेज कंसिडरेशन है उसको डिवाइड करते इशू प्राइस के साथ। तो 6,60,000 को मैं डिवाइड किससे करूंगी, इशू प्राइस क्या है, 100 का डिवेंचर 10% के प्रीमियम पर, तो 110, तो 6,60,000 ओवर 110 यानी कि 6,000 डिवेंचर्स हो गए। तो वाई लिमिटेड 6,60,000, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। 2 डिवेंचर के आगे मैं बार बार कहती हूँ हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 100 6 लाख, और नंबर ऑफ डिवेंचर 6,000, 10 रुपये का प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 60,000। अब अगली एंट्री में क्या है, इलस्ट्रेशन में क्या है कि आपकी जो एसेट्स हैं, आपने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, 22 लाख की, वो कहते हैं 11 लाख की पेमेंट चेक से कर दो और बाकी पेमेंट के लिए डिवेंचर इशू कर दो, तो 11 लाख के आपने डिवेंचर इशू कर देने हैं। ये 2 एंट्रीज कंबाइंड भी हो सकती थी, ये वाली 2, ये ऊपर वाली नहीं, पहली नहीं, ये दूसरी तीसरी, कि वेंडर टू बैंक, जब कंपनी का नाम ना पता हो किससे खरीदा तो वेंडर लिख देते हैं, टू बैंक, और 2 9% डिवेंचर्स, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये इकट्ठी एंट्री 22 लाख, 2 11 लाख, 10 लाख, 1 लाख, ऐसे भी हो सकती थी, है ना। और परचेज कंसिडरेशन कितनी लेनी है फिर, 11 लाख की पेमेंट तो चेक से ही कर दी, तो परचेज कंसिडरेशन 11 लाख लेनी है ओवर कितने पे हम इशू कर रहे हैं, 110 पे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए आपके 10,000। जो पेमेंट कर दी उसको नहीं लेना ऊपर, चाहे वाई लिमिट वेंडर क्रेडिट 22 लाख से हुआ था। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए न्यूमरेटर में जो परचेज कंसिडरेशन लेनी है वो लेनी है कि जिसके बदले आप डिवेंचर इशू कर रहे हो। जो पेमेंट तुम थोड़ी बहुत पेमेंट कैश में या बिल रिसीवेबल की फॉर्म में, बिल पेबल की फॉर्म में कर रहे हो, वो नहीं लेनी न्यूमरेटर में, परचेज कंसिडरेशन में। अब ये अगली इलस्ट्रेशन देखो, इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि एक्स लिमिटेड ने बिजनेस एक्वायर किया है, मतलब बिजनेस एसेट्स खरीदी हैं, उसमें 8,40,000 की एसेट्स हैं और 80,000 की लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सन्ड्री एसेट्स कितनी आई, 8,40,000 की, टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ कितने की आई हमारे पास, 80,000 की। तो 8,40,000 में से आप 80,000 माइनस करो तो 7,60,000 बिजनेस की नेट वर्थ बन रही है, ठीक है। 8,40,000 में से 80,000 माइनस करो तो 7,60,000 बिजनेस की नेटवर्थ है। इतने का बिजनेस है जो उस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है, पर परचेज कंसिडरेशन 7,20,000 की, ठीक है। 7,60,000 का बिजनेस हमें 7,20,000 का ही मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हमें 7,60,000 का बिजनेस अगर 7,20,000 का मिल रहा है, इसका मतलब 40,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कोई रूटीन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में से, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स में से होने वाला प्रॉफिट तो नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट्स कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। मुझे 7,60,000 का बिजनेस 7,20,000 का ही मिल रहा है, तो 40,000 मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या हुई, पहले मैंने एसेट्स को डेबिट किया, 2 लायबिलिटीज़ को क्रेडिट किया, और उसके बाद अब मुझे जगह चाहिए होगी एंट्री करने के लिए, और उसके बाद 2 हे लिमिटेड, मैंने उनको कितनी पेमेंट करनी है, 7,20,000 की।
तो ये तो अभी 8 लाख ही बना और इधर 8,40,000 है, तो 40,000 किस चीज़ का है? ये है कैपिटल रिजर्व। ये मुझे मेरी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है जो मैंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। मुझे 7,60,000 का बिजनेस 7,20,000 का मिल रहा है, तो ये मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद सब में क्या लिखा है, और मैं इसके बदले कहते हैं हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम उनको डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं 100 रुपये का एक एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, हम उनको डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है कि परचेज कंसिडरेशन ओवर इशू प्राइस करना है। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 7,20,000। तो 7,20,000 को मैंने किससे डिवाइड करना है? 100 का डिवेंचर 10% डिस्काउंट मतलब 90 पर, 9 8 ज़ा 72। तो ये मेरे कितने हो गए? 8,000 डिवेंचर्स हो गए। ठीक है, अब अगली एंट्री में क्या करूंगी? अगली एंट्री में करूंगी कि मैं हे लिमिटेड को डेबिट करूंगी 7,20,000 से, और 2 मैं उनको 10% डिवेंचर्स दूंगी। मैं बार बार कह रही हूं कि 10% डिवेंचर्स में हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 लाख आ गया, और बाकी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये 80,000 का डिस्काउंट डेबिट हो गया। कैसे आया ये भी? 8,000 इंटू 10 रुपीज़ का डिस्काउंट 80,000। अब ठीक, ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या होगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, इन्हें हमने उसी साल राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो किस में से राइट ऑफ करना है? सबसे पहले अगर सम में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो उसमें से, वो नहीं है तो कैपिटल रिजर्व में से, वो भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। ठीक है, सीक्वेंस ये रहेगा। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखें सम में है कुछ इनमें से, तीनों में से। सम में क्या लिखा है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वाज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑफ 1 लाख। कहते हैं कंपनी के पास 1 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा है और डिस्काउंट तो मेरा सिर्फ 80,000 का है। ठीक है, तो डिस्काउंट तो बहुत कम है, वो तो इसी में से यूज हुआ है ना, 80,000। मतलब इन दोनों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से ही काम चल गया, क्योंकि वही 1 लाख का पड़ा था और हमने सिर्फ 80,000 राइट ऑफ करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये अब आपका टॉपिक खत्म होता है। बाकी और इलस्ट्रेशंस भी हैं, वो पढ़ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।